जिसके लिए ये माएँ 15-15 सालों से तड़प रही है। उनकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके हैं, उनकी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही है कि वो अब तस्वीर उठा सके। उसको बताना है कि बलोच जज्बाती नहीं है, नजरियाती है। बलोचिस्तान में जो मकबूल जमातें हैं उन्हें तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट तस्लीम ही नहीं करती। जिसकी एक अपने यूसी इलेक्शन जीतने की औकात नहीं, एलियत नहीं, उसको आपने जाके वज़ीर आला बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, तो वो आपके ताबे होगा ज़िंदगी भर। उसको अवाम से कोई गर्ज नहीं। तो वज़ीर आला अपनी मर्जी से कोई डीसी नहीं लगा सकता। आबादी के अंदर से रॉकेट आता है तो क्या एफसी वाले वहाँ पर खुल देंगे? क्या रियासत को मजबूर किया जा रहा है कि समाज के लोगों की तरह एक बड़ी माइग्रेशन है? क्योंकि आप जाएंगे आपको एक चेक पोस्ट, फिर वहाँ पर जितने चेक पोस्ट हैं यूँ लगता है कि शायद आप किसी और मुल्क में दाखिल हो गए। कहा जाता है वहाँ के एक अनडिक्लेयर वज़ीर आला बलोचिस्तान भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ जितनी वज़ीर आला बलोचिस्तान की नहीं सुनी जाती, बात नहीं मानी जाती, उतनी से ज़्यादा 20 से 22 बड़े स्मगलर्स जो हैं बलूचिस्तान के, वो हमारी असम्बलियों में बैठे हैं। जो ड्रग माफियाज, जो लेड माफियाज, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, जो कि मुख्तलिफ इल्लीगल कामों में इन्वॉल्व हैं, उनको रिवार्ड के तौर पर वजारतों में भी है। महारंग बलूच के ऊपर भी अब एक चीज़ इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो भी रॉ की टाउट है और ये BLA की। अवामी जो मकबूल जो लीडर्स होते हैं तो उनके साथ यही रवैया होता है कि जी वो रॉ के एजेंट है, वो फ़लाँ के एजेंट है, वो फ़लाँ के एजेंट है। भाई वो अवामी एक मकबूल पार्टी है, लीडर है, आप उनसे बात करें। ये वजह क्या है? 26 अगस्त को कुछ ना कुछ है ना, और इस बार तो बहुत बड़ा, एक जगह नहीं 4 से 5 जगह हमले किए गए। एक तो ये नवाब अकबर खान बुख्ती की बरसी के वक्त हमेशा इनको मारा गया था। उनको मारा गया था 26 अगस्त को। 20 घंटे 12 घंटे तक खड़े रहे, उन्होंने सब कुछ किया। तो आपकी रियासत कहाँ थी? आपके लॉ इन्फोर्समेंट इदारे कहाँ थे? होते मिसिंग हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो BLA की तरफ से हमला करने आए होते हैं और वहाँ मर जाते हैं। क्या मामला? वो मिसिंग रात चलते हुए अचानक से गायब नहीं हुए कि आप कहेंगे जी वो जब घर से निकला तो पता नहीं कहाँ लापता हो गया। वो घर से उठाए गए थे, फिर कुछ अरसे के बाद कहीं से उनकी लाश मिलती है और आप क्लेम करते हैं कि जी फिलहाल मुकाबले में ये मारा गया। बलूचिस्तान हाथ से निकल गया। इखलाकी तौर पर अगर हम कहेंगे, अगर हकीकत पसंदी पे हम बात करें तो बिल्कुल। इसका हल क्या है? आप ही के पैदा करदा सो कॉल्ड जो सरदार होते हैं उनको आप नवाजते हैं। जो वहाँ के बाकी हकीकी बाशिंदे, वहाँ के जो आम लोग हैं, उन तक उनके सम्मत नहीं पहुँच पाते। जब तक बलूचिस्तान जलता रहेगा और कुछ लोगों के बिजनेस चलते रहेंगे, इतनी सी बात है। MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के बारे में। बलूचिस्तान में ज़खायर या वसाइल, किस किस चीज़ की जंग इस वक्त चल रही है, और पंजाब के लोगों को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद कत्ल किया जा रहा है। और बलूचिस्तान में ग्राउंड रियलिटी क्या है, BLA की क्या सूरत हाल है, BLA इस वक्त कितना टफ टाइम दे रही है हमारी पाक फ़ौज को। इस सब सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं शफ़ी बलोच साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, बलूचिस्तान की तो रोज़ बरोज़ हालत बिगड़ती जा रही है, क्या वजूहात हैं सर ये? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया फराज इस हसास मामले पर बुलाने के लिए। फराज, इससे बलूचिस्तान का मामला जो हम देख रहे है तो बहुत हसास नोयत का मामला, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना पेचीदा है नहीं जिसको बनाया गया है। अब बलूचिस्तान में अगर आप पहले हम पढ़ते हैं, सुनते हैं कि अंग्रेज़ ज़माने में जी पॉपेट्स किस्म के आपके नुमाइंदे होते थे और असल हुक्मरान वो ख़ुद थे, लेकिन उनके जो अंडर में थे वो सारे पॉपेट्स सारे निज़ाम चला रहे होते हैं, या कमिश्नरी निज़ाम आप कह रहे हैं कुछ भी। तो बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ प्रैक्टिस हो रही है बलूचिस्तान में। जिस तरह इंतखाबात होते हैं, हम आम तौर पर हम देखते हैं कि जी कुछ जमातों की जानिब से रिगिंग के बड़े इल्ज़ामात आते हैं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बड़ी जमात है, या एक्सेप्ट करते हैं कि वाकई में पीपल्स पार्टी बड़ी जमात है, उसे एक्सेप्ट करते हैं। पंजाब में अगर देखते हैं कि जी नून की या PTI की हुकूमत है, उसे भी लोग तस्लीम करते हैं कि वाकई में वो दोनों बड़ी जमातें हैं। इसी तरह KPK में अगर वहाँ पर ANP की हुकूमत बनती है, या JY की हुकूमत बनती है, या PTI की हुकूमत बनती है, लोग उसे भी तस्लीम करते हैं कि वाकई में वो अपने अपने सूबों में बड़ी जमातें हैं। लेकिन बलूचिस्तान में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है इसके बरक्स से। बलूचिस्तान में जो मकबूल जमातें हैं उन्हें तो आपकी इस्टेब्लिशमेंट तस्लीम ही नहीं करती। कहा जाता है कि 70s की दाई में जो पहली दफ़ा जो मुल्क में आम इंतखाबात हुए, वो उन इंतखाबात के नताइज को लोग तस्लीम करते कि वाकई में वो जेन्युइन इंतखाबात थे।
तो गलती से उस अरसे में जो बलूचिस्तान में नेब की हुकूमत बनी, सरदार अताउल्लाह मेंगल की हुकूमत थी, जो वाकई में एक मकबूल हुकूमत थी, जिसको आवाम ने वोट दिया। लेकिन उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट ने, उस वक्त तो एक हमारे जमहूरियत के चैम्पियन जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने हुकूमत ख़त्म कर दी चंद माह में, जब हुकूमत ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। चूँकि वो अवामी हुकूमत थी, एक मकबूल हुकूमत थी, तो वो अपने सूबे के हकूक़ के लिए बिल्कुल वो डट के खड़ी रही। और कुछ मामलात में ज़ाहिर कुछ तनाज़ात पैदा हो गए वफाक से, इसकी वजह से वो सरदार अताउल्लाह मेंगल की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बहरहाल वो अब तक की बलूचिस्तान की एक मकबूल तरीन हुकूमत थी। तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय कर लिया कि अब बलूचिस्तान में हम कोई ऐसी हुकूमत बनने ही नहीं देंगे जो कि वाकई में एक मकबूल हुकूमत हो। इसके बाद अब देख लिया, हमें से फिर 97 में सरदार अख्तर मेंगल की हुकूमत हमें नज़र आती है, लेकिन उस हुकूमत को भी ज़्यादा देर तक चलने नहीं दिया गया, उस हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया गया। और फिर उसके बाद भी जो बलूचिस्तान में जो हुकूमतें बनी हैं, वो सारी एक तरह से गैर मकबूल और पुपेट्स किस्म की हुकूमतें बनी हैं, गैर मकबूल हुकूमतें। और वहाँ के लोगों ने ये देख लिया कि उनके वोटों की कोई अहमियत नहीं। वैसे तो पूरे मुल्क में भी हुकूमतें जैसे वैसे बनती है, लेकिन बहरहाल वो कुछ हद तक काबिल कबूल है। अब जैसा हम देख रहे हैं कि जी, अगर नून की हुकूमत है या वफाक में, तो वाकई में नून एक बहुत बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग नून। तो जैसे वैसे हुकूमत बन गई, लेकिन बहरहाल वोटों से आई एक बहुत एक मकबूलियत है मुस्लिम लीग की, कम या ज़्यादा वो अलग बात है। तो बलूचिस्तान में जब भी हुकूमतें बनती है, वो सारी ऐसी हुकूमतें बनती है कि लोगों का एक तरह से हुकूमतों से तो एतमाद ही उठ गया है सही कि जी वोट देने का फ़ायदा क्या। आपने देखा होगा 2013 में चंद 100 वोटों से उम्मीदवार मुंतखब हुए, 1000 वोट भी नहीं लिए, 600 वोट 500 वोटों से लोग मुंतखब होकर आ गए। तो वहाँ के लोगों के साथ आपने बहुत बड़ा मजाक किया, और वहाँ के लोग समझते हैं कि अब हम अपने मसाइल, अपने मसले लेकर हम कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ। और जो हुकूमत बनती है वो बेख्तियार हुकूमत होती है। ज़ाहिर है कि एक गैर मकबूल शख्स को आप ऊपर किसी मसहब में बिठाएंगे, वो तो बिल्कुल आप मोहताज वो होगा, और आपका ज़िंदगी भर आपके एहसान तले दबा रहेगा कि जी, जिसकी एक अपने यूसी इलेक्शन जीतने की औकात नहीं, एहलियत नहीं, उसको आपने जाके वज़ीर आला बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, तो वो आपके ताबे होगा ज़िंदगी भर। उसको आवाम से कोई गर्ज़ नहीं, क्योंकि वो आवाम का बंदा, आवाम का नुमाइंदा ही नहीं होता। तो वो वही करेगा जो इस्टेब्लिशमेंट कहेगा, जो उसे कहा जाएगा, ठीक है। तो माजी में भी ऐसी मिसालें बहुत हैं। और बलूचिस्तान में बनने वाली सूबाई हुकूमतें इस हद तक बेख्तियार होती है फराज के, मतलब एक वज़ीर आला अपनी मर्ज़ी से कोई डीसी नहीं लगा सकता। मतलब हम बलूचिस्तान में रिट ऑफ द स्टेट की बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर हुकूमत भी तो ऐसी हो, हम किससे बात करें। अब बलूचिस्तान के लोगों के ये ग्रीवेंसेस हैं, हो सकता है कुछ हद तक, काफ़ी हद तक बल्कि वो दुरुस्त भी है कि जी हम बात किससे करें। जो बलूचिस्तान के लोगों के साथ जो उनके जो मुतालबात है, शुरू से साइल और वसाइल के उनके मुतालबात हैं, या मिसिंग पर्सन के हवाले से उनके मुतालबात हैं, कोई छोटे छोटे कोई इतने बड़े इश्यूज़ भी नहीं है कि अगर एक बाइख्तियार सूबाई हुकूमत होती उस वक्त वो ये मसले कब का ये सॉर्ट आउट करके इनको हल कर चुकी होती है, लेकिन वो खुद बेख्तियार। बिल्कुल। अब मामला ये है, एमल वली हैं अवामी नेशनल पार्टी के, उनकी जानिब से कुछ इल्ज़ामात कह लें, इनमें कितनी हकीकत है। वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा ज़खायर की जंग है। हाँ जी, बिल्कुल। जो बलूचिस्तान के जो कौम परस्त, जो अवामी नुमाइंदे कौम परस्त जो जमातें हैं, उनके यही ग्रीवेंसेस हैं कि वहाँ पर साइल वसाइल की तकसीम का मामला है, वहाँ पर रिसोर्सेज का मामला है, और वहाँ पे कुछ टेकों का मामला है। अच्छा। हाँ, वो कुछ जो बाअसर लोग हैं उन्होंने कैप्चर किए हुए सारे मामला, सारे रिसोर्सेज में उन्हीं का कब्जा है। सर बल्कि थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे ज़खायर किस टाइप के वहाँ मौजूद हैं, जिधर रॉ की भी वहाँ नज़रें, और कुछ हमारे लोग भी, उनकी भी नज़रें, सबकी न तकरीबन पूरी दुनिया की कह लें हम, चाइना की भी नज़रें, सी पैक बन रहा है, तो उधर कौन कौन से ज़खायर ऐसे मौजूद हैं? जी देखिए, जब आप खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वहाँ पर दुनिया जहाँ की एजेंसियाँ ऑपरेट कर रही हैं, तो फिर आपको उसमें थोड़ी सी संजीदगी दिखानी होगी कि आप उन एजेंसीज़ को मौका ही ना दें कि वो यहाँ बैठ के ऑपरेट करें, और आवाम और बकौल आपके कि जी वो अगर ऑपरेट कर रही है एजेंसियाँ, तो उनके रूट्स, अब ज़ाहिर है अवाम में, लोगों में या इदारों में किसी ना कहीं पे जगह तो उनके रूट्स होंगे। क्यों हैं उनके? आखिर वो नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची कि लोग आपके ख़िलाफ़ बैरूनी ताकतों के अलाकार बने हुए। तो उनको तो ज़ाहिर है ये मौका आपने फ़राहम किया। तो यही वजह है कि इस मसले को जब तक आप संजीदगी से नहीं देखेंगे
और आप सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो करते रहें। आप पिछले 24 साल से ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मज़ीद करते रहें, शायद कुछ बात बन जाए कि सर, डंडे से समझ जाए। हमारी फ़ौज के खिलाफ वहाँ के मकामी लोग किस वजह से हैं, सबसे बड़ी बात ये। और दूसरा सवाल इसके साथ ये है कि क्या मकामी लोगों को वाकई वहाँ उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं? देखिए फराज, हम और आप यहाँ पर कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर में बैठे तो हमें वहाँ के हालात का कुछ अंदाज़ा नहीं, क्योंकि वहाँ मीडिया का एक्सेस भी नहीं है। और वहाँ पर जो सरकारी बयानिया, जो रियासत का बयानिया हमारे सामने आता है, उसी को ही मनोवन हम खुद भी तस्लीम करते हैं और उसे अपने मिल्क स्ट्रीम मीडिया में भी उसी बयानी को हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो वहाँ असल में अगर ग्राउंड रियलिटी अगर आप खुद जानना चाहें, आप खुद वहाँ पर जाएँ, लोगों से बात करें। पहली बात तो ये कि आप जैसे ही कराची से आप चौकी आप जाएंगे, आपको एक चेक पोस्ट, फिर वहाँ पर जितने चेक पोस्ट हैं, यूँ लगता है कि शायद आप किसी और मुल्क में दाखिल हो गए। कि वहाँ पर जिस तरह आपकी तलाशी होती है, जिस तरह आपकी तजलील होती है, आप बच्चों के साथ, फैमिली के साथ हैं, और जिस तरह उनका रवैया होता है उन चेक पोस्टों पे, तो अब मतलब मैं तो यहाँ बैठ के बयान नहीं कर सकता। मैंने तो अपना बलूचिस्तान जाना ही बिल्कुल कम कर दिया। मैं बिल्कुल नहीं जाता वहाँ पर जब तक कोई ऑफिशियल विजिट हो सरकार के साथ, चले ठीक है, वरना मैं तो जब से बलूचिस्तान में ये इंसर्जेंसी शुरू हुई है उसके बाद मैं तो खुद नहीं जा रहा बिल्कुल वहाँ पर। तो वहाँ के मामला ऐसे ही होता है कि जी, एक तो चेक पोस्ट और एक तो उनके साथ वाकई में उनका रवैया बड़ा तकाज़, जिनका रवैया होता है तमाम चेक पोस्टों पे। दुनिया जहाँ की एजेंसियाँ, सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट इदारे, इवन जो वहाँ का कस्टम के चेक पोस्ट हैं, FIA के वगैरह चेक पोस्ट भी हैं, इवन पुलिस के, लेविस के वगैरह, उन सब में भी इनका यही रवैया होता है। और दूसरा, वहाँ के लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं वो तो यही है कि जी हुकूमत एक कठपुतली हुकूमत है, उसके पीछे उस हुकूमत को चला कौन रहा है वो भी है। आप देख सकते हैं कि जी कहा जाता है कि वहाँ के एक अनडिक्लेयर वज़ीर आला बलोचिस्तान भी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ जितनी वज़ीर आला बलोचिस्तान की नहीं सुनी जाती, बात नहीं मानी जाती, उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो हर दौर में, मैं सिर्फ मौजूदा बात नहीं कर, मैं तो जानता भी नहीं कौन साहब हैं, लेकिन इनसे पहले भी जो भी तकरीबन उनका इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल मामलात में बहुत ज़्यादा है। और 2024 के जब इंतखाबात हुए तो वहाँ के पॉलिटिकल बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल वाकई में जो असल सियासतदान हकीकी जो नुमाइंदे हैं, उनकी तरफ से भी ये इल्ज़ाम सामने आ रहे कि इस दफ़ा तो बाकायदा सीटों की बोलियाँ लगी है कि जिसको आप मतलब देख के ना, आप रिजल्ट देख के बंदा बिल्कुल चौंक जाए। मैं यही अभी आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अगर हम सिंध में मतलब मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिर्फ कहने की हद तक कि जी वहाँ के वज़ीर आला सरफराज बुगटी पीपल्स पार्टी के हैं, वो तो जी अगली जो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी इसके बाद सरफराज बुगटी साहब कहाँ जाएंगे, या इन जैसे ये जो ख़ास मखसूस तबका है जो कि यार हुकूमतों में होते हैं, नेक्स्ट हुकूमत में वो किस पार्टी के साथ होंगे, वो तो उनको भी नहीं पता कि उनको किस पार्टी के साथ दोबारा भेजा जाएगा। तो वहाँ पर ये बिल्कुल एक सूरत हाल है और इस्टेब्लिशमेंट का एक गैर संजीदा रवैया है वहाँ पर कि उनको जिस तरीके से वो ट्रीट कर रहे हैं, तो ज़्यादा उसका रिएक्शन वो अपने मुताबिक, अपने हिसाब से जिस तरह वो दे सकते हैं वो दे रहे हैं। सर, ये बात में कितनी हकीकत है कि वाकई इस वक्त वहाँ के 20 से 22 बड़े स्मगलर्स जो हैं बलूचिस्तान के, वो हमारी असम्बलियों में बैठे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक वहाँ के लोगों के ग्रीवेंसेस ज़्यादा हैं कि इस हुकूमत के 24 में तो कुछ ज़्यादा ही देखा गया कि जी जो आपके जो ड्रग माफियाज़, जो लेड माफियाज़ और जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, जो कि मुख्तलिफ इल्लीगल कामों में इन्वॉल्व रहे, उनको रिवार्ड के तौर पर उनको, या उन्होंने शायद अच्छी कीमत लगाई है तो वो असेंबलियों में भी हैं और वजारतों में भी हैं। तो यही तो लोगों के जो खदशात है कि जी अगर रियासत अगर हमारे साथ संजीदा होती तो ये सब कुछ ना होता। यही क्रिमिनल एलिमेंट्स होते हैं जिनको बाकी सूबों में तो बिल्कुल मुस्तरद किया जाता है, लेकिन यहाँ आके मुसल्लत किया जाता है बलूचिस्तान में। जो जितना बड़ा एक माफिया है उसको वहाँ पर उतनी बड़े ओहदे पर जो नवाजा जाता है, बिठाया जाता है। बताया ही जाता है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान है, उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो एक DC भी तैनात नहीं कर सकते। जी बिल्कुल हकीकत है। ये जो हुकूमत है ये पावरलेस हुकूमत है। आपको याद होगा कि डॉक्टर मारंग बलोच ने जब इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जब बैठ के धरना दिया था, वहाँ पर इस्लामाबाद में धरना दिया था, तो वहाँ भी उनसे कहा जाता कि जी आप बलूचिस्तान के नुमाइंदे आएंगे वो आपसे बात करेंगे, हुकूमती नुमाइंदे आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि हम क्यों उनसे बात करें, उनसे बात करनी होती तो वहीं पर उनसे बात करते हैं। हमें पता है कि उनके पास इख्तियार ही नहीं है। हम जो असल इख्तियार का जो पावर का जो असल जो मरकज़ है इस्लामाबाद, हम यहाँ पर हैं, यहाँ के अरबाब इख्तियार से हम बात करना चाहेंगे।
तो वो तो एक पावरलेस हुकूमत है, कठपुतली, जिस तरह मैंने आपसे कहा था। बलूचिस्तान में हर दौर में हमेशा कठपुतली तर्ज की हुकूमतें ही बनती रही हैं, और लोगों को पता है कि जिनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं, इनके पास तो यूसी लेवल के जो लोगों को उकार पेशार करने के जो इख्तियारात होने चाहिए वो भी इनके पास नहीं है। अच्छा सर, मारंग बलोच का आपने नाम लिया, क्या मारंग बलोच के ऊपर भी अब एक चीज़ इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो भी रॉ की टाउट है और ये बीएलए की? जी हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी कि जी वो मारंग बलोच जो है वो दहशत गर्दों की प्रॉक्सी है। असल में यही तो इनका रवैया है कि जो मकबूल अवामी, जो मकबूल जो लीडर्स होते हैं, तो उनके साथ यही रवैया होता है कि जी वो रॉ के एजेंट है, वो फ़लाँ के एजेंट है, वो फ़लाँ के एजेंट है। भाई वो अवामी एक मकबूल पार्टी है, लीडर है, आप उनसे बात करें। ये मौका हर दफ़ा गंवाया जाता है। जिस तरह मुशर्रफ के दौर में जो उस वक्त की लीडरशिप थी, उनकी आत्म था कि वो चाहते अगर वो निकलते बाहर तो वो हालात उस वक्त भी कंट्रोल हो सकते थे। मुशर्रफ रिजम में भी, जी हाँ, बुक्टी साहब थे, अताउल्लाह मेंगल साहब थे, खैर बख्श मरी साहब थे, और ये तीनों चूँकि अवाम में मकबूल लीडर्स थे। लेकिन इन लीडर्स को इस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल एकदम मुस्तरद किया, हम इनसे बात नहीं करेंगे। भी क्यों भी नहीं करेंगे, बस जी रवैये का उनका मसला है। इसी तरह डॉक्टर मारंग, इनके पास एक और मौका है, अगर ये डॉक्टर मारंग को इंगेज करते हैं, डॉक्टर मारंग से बात करते हैं, तो डॉक्टर मारंग की कम से कम बलूचिस्तान सतह पर बहुत सुनी जाती है। अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट है डॉक्टर मारंग की। और चूँकि वो अपने असल इश्यूज़ को लेकर मैदान में निकली थी, और उन्होंने एक तरह से बिल्कुल दिखा दिया कि जी बलूचिस्तान के अवाम सियासी अकल शऊर रखते हैं और अपने हकूक़ के लिए निकले हैं। तो उनको लीड करिए डॉक्टर मारंग। तो ज़ाहिर है डॉक्टर मारंग को इन्होंने रॉ एजेंट कहा है, फ़लाँ एजेंट कहा है, लेकिन बहरहाल अब उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा मशीन, और जब रियासत का जब बयानिया होता है, जिसको रियासत जिस तरह चाहे अपने बयानिया बना के उसे प्रोपेगेट रियासत कर सकती है, तो आम लोगों में भी फिर इस बयानिए को तस्लीम करते हैं। जो बेचारे सियासी तौर पर बिल्कुल शऊर नहीं रखते, वो तो इन बयानियों को एक्सेप्ट सर करते हैं। 26 अगस्त हर साल हम देखते हैं कुछ ना कुछ होता है, ये वजह क्या है 26 अगस्त को कुछ ना कुछ होना? और इस बार तो बहुत बड़ा, एक जगह नहीं 4 से 5 जगह हमले किए गए। इस बार इतने मजबूत हो गए हैं कि पिकेट लगाकर लोगों की शनाख्त की गई, लोगों को गाड़ियों से उतार कर कत्ल किया गया है, और ख़ास तौर पर शनाख्ती कार्ड देख कर के पंजाबी हैं। ये पंजाबियों से क्या खा रहे हैं? जी देखिए, असल में फराज पंजाबियों से ही खार नहीं है वहाँ पर। ये तो जिस तरह अगर हम उस वाक़े की पर इस फोकस करें, इस पर बात करें, एक तो ये नवाब अकबर खान बुगटी की बरसी अच्छा, के वक्त शायद हमेशा इस दिन इनको मारा गया था। उनको मारा गया था 26 अगस्त को। तो उसके बाद हर साल इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात होते रहते थे, लेकिन इस दफ़ा एक ये लार्ज स्केल पे बाकायदा ये कि सब कुछ हुआ। लेकिन सोचने की बात यह कि 20 घंटे 12 घंटे तक, काफ़ी देर तक वो वहाँ पर खड़े रहे, उन्होंने सब कुछ किया, तो आपकी रियासत कहाँ थी? मतलब ये तो सोचने की बात है ना। 10 से 12 गाड़ियों को आग लगाई, फिर लगाई और शनाख्त तसल्ली होती के रही। साथ खड़े थे वहाँ पर, वीडियोस सब कुछ बनती कर रही रहे। सर। और बकौल आपके जी आपने खुद बलूचिस्तान को एक वार जोन डिक्लेयर कर ही दिया है, तो किस तरह आपने इनको बिल्कुल खुली छूट दी कि जी ये सब कुछ हो रहा है और आप देख रहे हैं, जबकि दुनिया जहाँ के आपके इदारे एजेंसियाँ वहाँ पर बैठ के एग्जिस्ट करती हैं, बड़ी तादाद में आपके सिक्योरिटी फोर्स की प्रेजेंट है वहाँ पर बलूचिस्तान में। कहाँ थे वो सारे आपके लॉ इन्फोर्समेंट इदारे, कहाँ थे? ये सब कुछ हो रहा था, और एकदम ही वो आके करके फ़ौरन नहीं गए, वो खड़े रहे वहाँ पर कुछ जगहों पे। तो मैं नहीं कहता कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, ज़ाहिर है किसी बेगुनाह का कत्ल वो वाक़ई में काबिल मज़म्मत भी है, उसको को हम यहाँ बैठ के जस्टिफाई नहीं कर रहे कि जी पंजाबियों को मारना, किसी बेगुनाह को मारना, किसी मासूम को मारना, ये किसी तरह से भी जस्टिफाई नहीं है। और बलूचिस्तान का कोई एक शख्स भी नहीं होगा जो इस वक्त बैठ के इन वाक़यात पर जो खुश हो रहा हो। सर मैं समझना ही चाह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है पंजाबी को मारने का, ये पीछे बैकग्राउंड क्या है इस चीज़ के? ये इस पर तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वहाँ पर। जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि वहाँ पर दुनिया जहाँ की एजेंसियाँ ऑपरेट कर रही हैं, मतलब ये तो रियासत का एक बयानिया शुरू से ही है ना कि जी वहाँ पर बैठ के ये सब कुछ हो रहा है। एक तो वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी अगर बीएलए वगैरह अगर वो मिसाल के तौर पर वो ऑन करता है कि जी हमने फ़लाँ कार्रवाई की है, अब आपके पास कोई उसको वेरीफाई करने के लिए आपके पास सोर्सेज क्या हैं? ये सोशल मीडिया ना कि जी फ़लाँ ट्वीट से या फ़लाँ फेसबुक से या फ़लाँ सोशल मीडिया से वो सोर्स निकाल के आपने वो चीज़ चला दी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग नहीं इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो इन्वॉल्व, लेकिन आपको मज़ीद इस पर वजाहतें वही दे सकते हैं कि हमने किसी बेगुनाह को मारा है, हमने नहीं मारा है, किसी और का काम है। क्योंकि वहाँ पर बलूचिस्तान में इस वक्त ये सूरत हाल है कि वहाँ पर जो आप समझते हैं कि जी बीएलए ने ये कार्रवाई की है फ़लाँ
कलअदम तंजीम ने, फ़िलहाल अलहदगी पसंद तंजीम ने कार्रवाई की है, ये जी फ़िलहाल ने उनको ऑन किया है, लेकिन अगले दिन फिर उनकी तरफ से उसकी तरदीद भी आती है। ऐसा ही है। लेकिन सर पंजाबियों का क्या बैकग्राउंड है? पंजाबियों के हवाले से देखिए, पाकिस्तान बलूचिस्तान के अंदर एक तरह से एक नफ़रत तो है बहरहाल। किस वजह से, क्या थोड़ा इस सा वजह से बैकग्राउंड उसका बैकग्राउंड मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि अगर हम इसका एक पूरा एक पस मंज़र, इसकी पूरी एक तारीख़ है, ये अचानक से सब कुछ नहीं हुआ। सही। क्योंकि पाकिस्तान बनने के और बलूचिस्तान के साथ इलाक़ होने के, या बलूचिस्तान को पाकिस्तान के साथ इलाक़ होने के चंद माह बाद ही वहाँ पर एक इंसर्जेंसी शुरू हुई। और ये जो हम मौजूदा इंसर्जेंसी देख रहे हैं, ये एक 24 साल तकरीबन इस इंसर्जेंसी को हो गए, जो कि अब तक की एक तवील तरीन दौराने की एक इंसर्जेंसी चल रही है, जो कि 5वीं इंसर्जेंसी जिसे कहा जाता है। वो लोग कहते हैं कि जी जब हम पर सब कुछ हो रहा है तो आप लोग खामोश क्यों हैं? अच्छा, इनको कहते हैं कि आपके पास पूरे power है? मुल्क को अच्छा। वो कहते हैं कि जी हमारे साथ सब कुछ हो रहा है। जैसे 70s में हमने देखा जो बांग्लादेश में हुआ, हमारी रियासत की तरफ से बयानियाँ जारी भी होता था कि जी वहाँ गद्दार है, वहाँ फ़िलाँ है, लोग उसे मनोमन तस्लीम करते रहे। यानी किसी को ये तौफ़ीक नहीं हुई, या किसी ने खुद से ये जानने की कोशिश नहीं की यार वो भी हमारी तरह इंसान है, मुसलमान है, कलमा गो हैं, वो क्यों गद्दार है। लेकिन चूँकि रियासत ने कहा तो हमने मान लिया। और यही सब कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है कि जी वहाँ पर आप ये देखें कि 70s में बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ था, आप सोच भी नहीं सकते। दुनिया में शायद इसकी मिसाल मैंने ना कहीं सुनी है, ना कुछ ना पढ़ा है कि रियासत खुद किसी आबादी पर, किसी ठिकाने पर बाकायदा, वो ठिकाने हम नहीं कहेंगे बल्कि आबादी कहेंगे, ठिकाने तो हमारे इदारे कहते हैं, लेकिन वो लोग आबादियाँ कहते हैं कि जी बाकायदा फ़िज़ाई हमले किए गए। मतलब दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई होती है तो फ़िज़ाई हमले पूरी आबादी पे, ये पहली दफ़ा हमने देखा है। तो जब ये सब कुछ, जब इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं और लोग अगवा हो जाते हैं और लापता होते हैं, जो लापता होने के बाद भी उनकी ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के बजाय आप कहते हैं कि जी नहीं आपके लोग सही लापता हुए, आप झूठ बोल रहे हैं, तो एक रिएक्शन तो होगा ना उसका। तो उनके दिल में एक नफ़रत तो होगी कि भी जो करने वाले वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो भी हमारे बारे में ये सोचते हैं। और जो रियासत का बयानिया होता है लोग उसे ही मनोमन तस्लीम करते हैं। लेकिन एक तबका पाकिस्तान में ऐसा है फराज, जिस तरह मैं पंजाब की ही से बात करूँ, पंजाब में जो दानिश्वर, जो सही पढ़े लिखे, जो एक सही पढ़ा लिखा जो तबका है, वो फिर भी रियासत के बयानिए को नहीं मानते। इवन जो ये वाक़या जो आप बता रहे हैं कि 20 पंजाबियों को बसों से निकाल के मारा गया ना, इसके बावजूद भी उनके दिल में अब भी बलूचिस्तान के इशू या वहाँ उसके मामले को लेकर हमदर्दी अब भी मौजूद है कि नहीं जी ये गलत हुआ है। गलत तो हुआ है लेकिन वो लोग गलत नहीं है। अब क्या कर रहे हैं कि आप ये सारे केस को आप डाइवर्ट कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन के केस को, या जो कैंपेन डॉक्टर मारक ने शुरू की थी, अब उसको डाइवर्ट करने के लिए अब ये आप ये देखें कि इससे फ़ायदा किसको पहुंचा है और नुकसान किसको हुआ है। इस वाक़े का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, आप अगर आप देख लें तो बलूचिस्तान कास्ट को हुआ है। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है डॉक्टर मारंग की तहरीक को हुआ है, क्योंकि पूरे मुल्क में डॉक्टर मारंग की तहरीक की हिमायत की जा रही थी। पंजाब तक में, पंजाब के लोगों ने तो डॉक्टर मारंग को ये भी ऑफ़र की थी कि अगर आप लाहौर में आके ये जलसा करें, हम आपको ग्वादर से, तुरबा से बड़ा जलसा करके यहाँ पर दिखाएंगे। तो लाहौर के लोग पंजाबी खुद डॉक्टर मारंग को वेलकम कर रहे थे। तो डॉक्टर मारंग क्या पागल है कि जी ऐसी कार्रवाइयों की वो हिमायत करें, या वो ऐसी कार्रवाइयों की पुष्टपनाही करे, या वो ऐसी कार्रवाइयाँ करवाए। या जो डॉक्टर मारंग के साथ आपने देखा कितना बड़ा क्राउड था, बल्कि पूरा बलूचिस्तान निकल आया। और फराज ये वो लोग हैं, ये वो तबका निकला है जो कि एक तरफ तो पार्लिमानी सियासत को तो ये लोग मुस्तरद कर चुके हैं, ये तबका, लेकिन दूसरी जानिब ये वो लोग थे जो कि मिलिटेंसी को भी सपोर्ट नहीं करते। डॉक्टर मारंग के साथ वो लोग हैं जो कि मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते। मिलिटेंसी के जो लोग सपोर्ट करते हैं वो जलसे जुलूस सियासत पे तो उनका एतबार ही ख़त्म हो चुका है, वो पहाड़ों पे चले गए। ठीक है सर, आप इनको भी उसी तरफ पुश करके उनको भी पहाड़ों में भेजना चाह रहे हैं कि मज़ीद इस तरह की नफ़रतें बढ़े। तो खुदा के लिए आप इस रवैये को ख़त्म कर दें, तब्दील कर दें, सोच को तब्दील कर दें। लेकिन मसला ये है कि सारा बिज़नेस उनका इनसे वाबस्ता है कि जब तक बलूचिस्तान जलता रहेगा और कुछ लोगों के बिज़नेस चलते रहेंगे, इतनी सी बात है। अच्छा शफी भाई, ये बताइएगा, BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, सर बड़ा असर रसूख हो गया अब तो बलूचिस्तान में। देखिए अगर हम BLA की बात करें तो इस वक्त बलूचिस्तान में ठीक है BLA ऑपरेट कर रही है, लेकिन BLA के अलावा भी कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें भी अलग ऑपरेट कर रही हैं।
उनके एरियाज़ अलग अलग हैं, हर कोई अपने अपने एरिया में ये जो है ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन मैं इनके बारे में आपको बताता चलो फराज के, जिस तरह इस वक्त BRA की अगर मैं बात करूं, जिससे डॉक्टर अल्लाह निज़ार लीड कर रहे हैं, डॉक्टर अल्लाह निज़ार भी एक पॉलिटिकल वर्कर था, ठीक है। तो डॉक्टर अल्लाह निज़ार समेत जो कि इन ग्रुप से वाबस्ता हैं, आप इन्हें दहशतगर्द कहें, रो एजेंट कहें, XYZ कुछ भी कहें, ये इस पर कोई पाबंदी नहीं, कोई अब जो इसको डिक्लेयर जो करना चाहें, लेकिन ये सारे पॉलिटिकल वर्कर्स रहे। और जब इन्होंने देखा कि जी सियासत में या सियासी जमातों में या सो कॉल्ड सियासी हुकूमतों में इनके मसाइल के हल ही मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ सियासत करके। तो बहुत से लोग इससे बदज़ैन होकर कुछ ने हथियार उठा लिए और ख़ुद के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का उन्होंने इस तरह ये रास्ता चुना है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिलिटेंसी की किसी भी एक महज़ब माशरे में उसकी गुंजाइश मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल जब लोग सोचते हैं कि जी तंग आमद तो जंग आमद, तो बहुत से लोग पहाड़ों पे चले गए। तो बहुत से लोग जो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए, उनका मुल्की सियासत से कोई वास्ता भी नहीं और बिल्कुल एक दिल बर्दाश्ता होकर या तो मुल्क छोड़ के चले गए या फिर खामोश होकर बैठे हुए। लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़ा तबका इस वक्त जो कि कह रहा है कि नहीं जी हमें तो हर हाल में नहीं आओ, हमें अपने हकूक़ लेने, और वो हकूक़ लेने वाले उन्होंने एक सियासी रास्ता इख्तियार किया, जो कि डॉक्टर मारंग की सूरत में हम देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद जो कि मायूस थे ये लोग, लेकिन डॉक्टर मारंग ने जब ये स्टैंड लिया तो डॉक्टर मारंग के साथ भी वही लोग, वही तबका आके मिला है, जो वाकई में एक पॉलिटिकल एक पुरअमन तरीके से एक आइन और कानून में रहते हुए अपने हकूक़ की जंग जिन्होंने जो लड़ रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा डॉक्टर मारंग जब कराची आई थी 2 महीने पहले, जब 1-2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो यहाँ भी उन्होंने कहा था कि वो मुल्की आइन में रहते हुए अपनी सियासी जद्दोजहद वो जारी रखना चाहती है। और इस हवाले से उन्होंने जाके बाकायदा इवन कोयटा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सेमिनार होने जा रहा था, उस सेमिनार तक को भी रोका गया कि उसमें डॉक्टर मारंग नहीं आ सकती, उसमें कोई जवाब पेश किया गया। मतलब आपके मुल्क में सहाफ़त का ये आलम है कि जी प्रेस क्लब तक में जो है पाबंदियाँ लगी थी। लेकिन बहरहाल कराची प्रेस क्लब वाहिद प्रेस क्लब है जिसने डॉक्टर मारंग को ना सिर्फ वेलकम किया, बल्कि वहाँ पर डॉक्टर मारंग को प्लेटफॉर्म भी फराहम किया कि आप बैठ के जी अपनी बात कर सकती हैं। और वहाँ भी डॉक्टर मारंग ने कोई ऐसी रियासत मुखालिफ बात नहीं की और ना ही कोई ऐसे मुतालबात शामिल थे जो कि वाकई में रियासत के मफाद के ख़िलाफ़ हो, कोई ऐसी बात ही नहीं की। मिसिंग पर्सन का मामला था और बलूचिस्तान में साइल वसाइल की तकसीम का मामला था, अवाम उनके हकूक़ के जो मुतालबात थे, और कोई बात हमने सुनी नहीं कि जिसको हम कहें कि हाँ जी ये तो बिल्कुल रियासत मुखालिफ एक बयानियाँ लेके चल रही है और जी इस पर तो पाबंदी लगनी चाहिए फ़िलहाल ऐसी तो कोई बात हमने नोट नहीं की। BLA ये इस वक्त किस किस इलाके में हमारी फ़ौज के ऊपर या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हावी है? मतलब मैं सवाल ये करना चाह रहा हूँ आपसे कि बलूचिस्तान के कौन कौन से एरिया ऐसे मौजूद हैं इस वक्त जहाँ हमारी हुकूमत की रेड बहुत कमज़ोर है? जी देखें, BLA की आपने बात की, BLA तो अवरान और मशके तो कहा जाता है कि BLA का तो हेडक्वार्टर है और वहाँ पर BLA की प्रेजेंस है और वहाँ पर उसकी अक्सरियत ज़्यादा है। और इसी तरह अगर हम वहाँ से निकल जाए, अगर आप मकरान बेल्ट देख लें, मकरान बेल्ट तो काफ़ी पुरअमन एक इलाका जिसे तस्वुर किया जाता है तो इस पूरे बेल्ट में, लेकिन वहाँ भी अक्का दुक्का कभी कभार ऐसी कार्रवाइयाँ होती हैं। और इसके अलावा डेरा बुगटी वगैरह में आपको पता है कि वहाँ पर बरमदाग बुगटी की BRA बहुत एक्टिव है, लेकिन बरमदाग बुगटी जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी को लीड कर रही है, बलोच रिपब्लिकन पार्टी को, लेकिन उसकी एफिलिएशन भी BRA के साथ बाज़ औक़ात लोग करते हैं जो कि बलोच रिपब्लिकन आर्मी है, और इसका कनेक्शन भी वो कहते हैं कि जी BRP के साथ है। लेकिन बरमदाग बुगटी ख़ुद वो डिसोन करते हैं कि नहीं जी हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए करना चाह रहे हैं। बहरहाल एक उनका अपना वर्जन है और इदारे का अपना बयान। इस हवाले से अब कौन सच है कौन झूठ है, वो तो अगर इस मामले को आप कोर्ट लेके जाएंगे या कानून के मुताबिक उसको डील करेंगे तो ज़ाहिर सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। और इसी तरह बाकी भी इलाकों में अलग अलग ग्रुप्स, इस तरह मैंने कहा था कि जी ऑपरेट कर रहे हैं, दिफा लश्कर बलोचिस्तान और BLF तो ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो पूरे बलूचिस्तान भर में मतलब कहीं ना कहीं जगह कुछ कम कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी इनकी इस तरह करके बहरहाल की प्रेजेंस तो है, लेकिन कुछ इलाके अब भी मौजूद हैं कि जहाँ पर जैसे जो पख्तून बेल्ट एरियाज़ हैं वहाँ पर इनकी प्रेजेंस ना होने के बराबर बल्कि है भी नहीं। तो मतलब इस तरह के अगर आप पख्तून बेल्ट के ये 6 डिस्ट्रिक्ट अगर आप हटा दें और बाकी इलाकों में मकरान बेल्ट में आ जाएँ, वहाँ भी बिल्कुल
पुरअमन एक माहौल है, और बाकी इलाकों में इनकी प्रेजेंस बहरहाल मौजूद है वहाँ पर सर, तकरीबन आधे से ज़्यादा। सी पैक की हम बात कर लें। सी पैक जब बनना शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, बड़ा शोर था कि पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, इससे ये हो जाएगा। सर, सी पैक को किस तरीके से नाकाम किया जा रहा है? जी देखिए, फिर बात वही आती है कि आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट मनसूबा आपने लॉन्च कर दिया, लेकिन आपकी नीयत ही अच्छी नहीं थी। मतलब वहाँ जितने आपने कहा था कि जी सी पैक या इससे साथ जो लिंक्ड मंसूबे हैं, वहाँ के लोग इससे मुस्तफ़ीद होंगे, बलूचिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। ना सिर्फ बलूचिस्तान के लोगों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे, मुल्क भर के लोगों के लिए मौक़े पैदा होंगे। लेकिन आपकी खैर दूसरी बात तो सच हो गई कि मुल्क भर के लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है ग्वादर बिठा के, लेकिन ख़ुद ग्वादर के लोगों को, ख़ुद वहाँ के मकामियों को आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। इवन जो नया एयरपोर्ट ग्वादर में बनने जा रहा है, उसके लिए भी जो आपने ट्रेनिंग के लिए जो लोग भेजे थे, जो ऑफिशल्स आपने भेजे 20 या कुछ इससे पहले भी, उनमें कोई एक भी वहाँ का लोकल नहीं। इसी तरह अगर आप ग्वादर में आएंगे, जो ग्वादर पोर्ट में अगर आप आएंगे, तो वहाँ भी आपको छोटे लेवल पे जो छोटा लेवल का जो स्टाफ है, उसमें चंद आपको मुकामी मिलेंगे तो ठीक, वरना तो आपको वहाँ के लोकल्स बहुत कम मिलेंगे ग्वादर पोर्ट के अंदर भी। और सी पैक जो कि पाकिस्तान और चाइना का एक जॉइंट वेंचर एक मंसूबा है, और चाइनीज़ की तरफ से भी ये यकीन दहानी कराई जाती रही है कि जी हम लोकल्स को ज़्यादा इसमें हम आगे लेकर आएंगे, प्रमोट करेंगे, उनके लाइफ स्टाइल को भी उनको हम सिखाएंगे, उनको हम ट्रेनिंग देंगे, उनको सब कुछ करेंगे। लेकिन न जाने क्यों उनको भी रोका जा रहा है, या फिर उनमें वो विल नहीं, या फिर ये मामला पता नहीं क्यों सख्त खाने की नज़र हो जाता है। तो लोग इसी इंतज़ार में कि जी जब फंक्शनल होगा, जब होगा तो ज़ाहिर इससे अभी मुस्तफ़ीद होंगे। लेकिन देखा गया कि जो ख़ुद ग्वादर की जो कोस्टल बेल्ट है, उस जो साली पट्टी है, जो वहाँ की मकामी जो आबादी है, उसको भी वहाँ से मुंतकिल करने की बाकायदा एक बात चली, और कुछ हद तक काम भी शुरू हुआ। लेकिन लोगों ने रेजिस्ट किया कि जी अब तो हम इस इंतज़ार में थे कि यहाँ जो मंसूबे शुरू होंगे उससे हम मुस्तफ़ीद होंगे, अब तो उल्टा हमारे जो रोज़गार है उससे ख़त्म कर रहे हैं। तो अच्छा, ग्वादर को जिस तरह बड़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है कि जी दुनिया जहाँ के इन्वेस्टर्स को बुला रहे हैं, लोकल इन्वेस्टर्स को सबको बुला रहे हैं, लेकिन आप असल में ग्राउंड रियलिटी में जाके देख ले ग्वादर है क्या। वहाँ तो पीने का पानी तक लोगों को मैसर नहीं, वहाँ ना तो तालीम है, ना वहाँ पर हेल्थ की सहूलत है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। ग्वादर से लोग अब भी कराची आते हैं अपना इलाज कराने, तालीम हासिल करने, रोज़गार के लिए ग्वादर से लोग कराची आ रहे हैं। अगर ग्वादर वाकई में इतना आपने इसको तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर आप जो कहते हैं, तो लोग वहाँ से पागल है जो ग्वादर छोड़ के आ रहे हैं। तो एक सफ़ेद आदि के अलावा ग्वादर इज़ नथिंग, वहाँ पर कुछ भी नहीं है कि हम कहें जी ग्वादर में इतने सालों में, मतलब 25 साल से अब ग्वादर की रट लगाए बैठे हैं। उसके बाद आपने सी पैक लॉन्च किया, लेकिन ग्राउंड में तो कुछ भी नहीं है। तो जो वहाँ के इन्वेस्टर्स थे वो तो वहाँ से भाग गए। जो ग्वादर में जो प्रॉपर्टी मार्केट थी, आपने उसको बड़ा प्रमोट किया, बिल्कुल एक उसमें आपने एक चार्म पैदा करने की जो आपने कोशिश की, और कुछ लोग बेचारे ट्रैप होकर चले भी गए अपना सब कुछ गंवा के वहाँ पर, लेकिन वो बेचारे मायूस लौट गए वापस। तो ग्वादर में ऐसा कुछ है नहीं जिसको जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जी फ्यूचर वगैरह। सर, आम आबादी बलूचिस्तान की, उनके क्या मसाइल हैं, वो कहते क्या हैं, उनके माइंड में क्या चीज़ है कि पाक फ़ौज की जानिब से हमारी जो फ़ौज है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनके लिए उनके दिल में क्या चीज़ है, और वो इल्ज़ाम क्या लगाते हैं? जी फराज, अच्छी सोच नहीं इनके बारे में। वजह यही है कि उनका इस्तेहसाल किया जा रहा है, उनके लिए ना रोज़गार के मौके वहाँ पर, ना उनके लिए वो बुनियादी सहूलियात, ना ज़रूरियात उनके लिए वहाँ पर आपने फराहम किए, और एक तरह से बलूचिस्तान को आपने पूरे मुल्क भर से बिल्कुल कट करके रख दिया है। आप एक दफ़ा सिर्फ जो आपकी कौमी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसे एक्सेस तो दें वहाँ पर जाने की, वो पूरी सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी। वजह क्या है, लोग वहाँ से नाराज़ क्यों हो रहे हैं? आप मीडिया को एक्सेस भी नहीं दे रहे हैं। इवन आपने अब जो पिछले महीने जो डॉक्टर मारंग बलोच का जो इवेंट बहुत बड़ा हुआ, आपने वहाँ तक आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी। फिर आप कहते हैं सब कुछ अच्छा है। अगर सब कुछ अच्छा है तो लोगों को आप जाने देते ना वहाँ पर। एक दिन का एक जलसा था, वो जलसा होते ख़त्म हो जाता, लेकिन आपने खामख़ा में उस एक दिन के जलसे को आपने 13 दिन तक आपने उसको
जारी रखने दिया, हम्म। ना सिर्फ ग्वादर में बल्कि बलूचिस्तान भर में हर जगह पर। एक जलसा एहतजाज की शक्ल इख्तियार कर गया और आपने देख लिया उसका क्या सर रिएक्शन क्या सामने आया। वाकई बलूचिस्तान हाथ से निकल गया है? इखलाकी तौर पर अगर हम कहेंगे, अगर हकीकत पसंदी पे हम बात करें तो बिल्कुल निकल गया, और सिर्फ आपके रवैये की वजह से निकला है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं, हम खुद लोगों से हम जुट, जिस तरह हम तो हमारे लोग तो 70 में भी जब सकूत ढाका हुआ उस दिन भी कह रहे थे कि नहीं, जो सब कुछ अच्छे की रिपोर्ट है। उस दिन भी यही कहा जा रहा था ना कि नहीं सब कुछ अच्छा, नहीं जी कुछ भी नहीं है, हमारी गिरफ्त में सब कुछ नहीं है। लेकिन अचानक से फिर हमने देखा कि सब कुछ हुआ। भई अगर सब कुछ सही था, और जिस दिन कहा जा रहा है कि जब सकूत ढाका हुआ उस दिन की भी अखबारों की हेडलाइन खबर यही थी कि नहीं सब कुछ अंडर कंट्रोल है। उस दिन की हेडलाइन भी थी, खबर भी यही थी अखबारों में। लेकिन फिर भी आपने देखा क्या हुआ, वहाँ पर अक्सरियत लोग आपसे बहुत नाराज़ हैं। उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वहाँ पर इंतखाबात में वहाँ के लोगों की कितनी पार्टिसिपेशन होती है। मतलब यहाँ पर पूरे मुल्क में जो वोटिंग का टर्नआउट, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि 30%, ऐसे ही 35, था। 40 आप चले खेलें, आपको हम मानते हैं 45% चले ठीक है टर्नआउट है पूरे मुल्क में, बकौल आपके। वैसे वैसे हकीकत तो हम मानते भी नहीं कि जी इतना भी टर्नआउट होगा। बलूचिस्तान में तो आप देख ले कि शायद 10% भी टर्नआउट ना हो, मतलब कि 5%। नाला हो चुकी हैं, लोग वो बोलते हैं कि समझ गए। असल में फराद मसला ये रहा कि बलूचिस्तान और केपीके के लोगों में एक बात तो बिल्कुल मुश्तरक है कि दोनों सूबों के लोग जो हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो सियासी तौर पर शऊर रखते हैं बहुत बाशूर। कंपैरेटिवली पंजाब के मुकाबले में इन दोनों सूबों में शऊर बहुत है लोगों में। लोग इन चीज़ों को समझ गए कि हमारे वोटों की कोई अहमियत नहीं, कोई कीमत नहीं, कि हम वोट दे दें किसको, जीतता कौन है। लेकिन बलूचिस्तान में कॉमपरस जमातें कुछ हद तक मकबूल हैं, कुछ हद तक। लेकिन इस इलेक्शन में आपने इन कॉमपरस जमातों के साथ क्या किया, आपने अख्तर मेंगल की पार्टी को 1 सीट दी, अपने अवामी बीएनपी अवामी को 1 सीट दी, और इनके साथ आपने ये किया सर जो वहाँ की मिसिंग मकबूल जमातें थी। पर्सन्स जो हैं, ये क्या मामला है? होते मिसिंग हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि वो बीएलए की तरफ से हमला करने आए होते हैं और वहाँ मर जाते हैं। ये क्या मामला है? देखिए, ये तो मिसिंग पर्सन का केस बिगाड़ने के लिए इस तरह का बयानिया जारी किया जाता है कि जी मिसिंग पर्सन जो है, आप कहते हैं मिसिंग है, वो तो फिल्म मुकाबले में मारा गया। ये तो आप कहते हैं ना मारा गया फिल्म मुकाबले में। आपने उस केस को ख़राब करने के लिए बार बार आप इस तरह की चीज़ें सामने लाते हैं कि जी मिसिंग पर्सन पहाड़ों में, मिसिंग पर्सन तो दहशतगर्दी कार्रवाइयों में। जी वो मिसिंग किस तरह हुए? वो मिसिंग रात चलते हुए अचानक से गायब नहीं हुए कि आप कहेंगे जी वो जब घर से निकला तो पता नहीं कहाँ लापता हो गया, वो जो स्कूल चला गया वहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया, पहाड़ों पे चला गया। वो घर से उठाए गए थे, उन्हें घर से उठाया गया, वो घर से उठाया गया, उसके बाद वो वापस ही नहीं आए। फिर कुछ अरसे के बाद कहीं से उनकी लाश मिलती है और आप क्लेम करते हैं कि जी फिल्म मुकाबले में ये मारा गया है। तो ये तो रियासत का बयान है ना कि जी इतने मिसिंग पर्सन फिल्म मुकाबले में मारे गए, फिल्म पहाड़ों में मौजूद हैं। ये तो रियासत का बयान है। यही तो मैं कहता हूँ ना कि आप झूठ बोलना बंद कर दें, और मतलब आपके पास इतनी एहलियत भी नहीं कि आपके पास एक बंदा सालों साल आपके पास डिटेंशन में, आपकी हिरासत में है, आप उससे कुछ उगलवा भी नहीं सके कि वाकई में उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी चीज़ में है, या आप उससे अब तक वो शवाहिद भी जमा नहीं कर सके कि वाकई में उसने क्या कुछ किया है। मतलब इतने साल में आपको उसका फैसला करके उसको कोर्ट में पेश करना चाहिए था कि जो बंदा आपके पास है, या फिर आप उसको पुलिस के हवाले करते, जो हमारे जो हमारे जो कानून ऑफिस करने वाले इदारे हैं उनको आप देते थे कि भाई जी ये बंदा हमने पकड़ा है, उसके ये इस कार्रवाइयों में मुलविस हैं, ये इसका स्टेटमेंट है, ये इसके एविडेंस हैं, और सब कुछ आप जाके कोर्ट में साबित करा देते हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे। आप सालों साल उनको अपने पास रखते हैं, फिर बाद में जी उनकी लाश मिलती है कि जी वो फ़िल्म मुकाबले में मारा गया, या फ़िल्म जो वहाँ चला गया। मतलब अपनी उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए या ख़ुद को बेगुनाह ज़ाहिर करने के लिए अदालतों में जब लोग पेश होते हैं तो एफिडेविट पता नहीं क्या कुछ जमा करते जी हमारे पास नहीं है लोग। लेकिन बाद में जो पता चल जाता है कि जी फ़िल्म मुकाबले में वो मारा गया, फ़िल्म जगह वो ये है। लेकिन बहरहाल डंडे के ज़ोर पे मामला नहीं चलते। वक्ती तौर पर आप इस पर तो काबू पा लेते हैं, लेकिन ये वक्ती होता है, इसको आप इसी तरह चलाना चाहते तो चला दे, वरना आपकी मर्जी। अच्छा शफी भाई, ये बताइएगा कि ये सब सूरत हाल आपने बताई, आपसे आखिरी सवाल है, इसका हल क्या है? देखिए, आप तो पहले नीयत करें कि आपको वाकई में बलूचिस्तान के इश्यूज़ के साथ आप संजीदा हैं, इसे हल करना चाहते हैं, तो ये मसला हल हो जाएगा। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है।
आप बलूचिस्तान में वाकई में जो अवामी नुमाइंदा जो जेन्युइन हुकूमत है वो आप बनने दें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, और जिस तरह 2024 में या उससे पहले तक जो बोलियाँ लगती रही हैं वो आप ना करें। एक जेन्युइन हुकूमत आप बिठा दें, उसे बाख्तियार करें। बलूचिस्तान के छोटे मोटे मसले हैं वो वैसे ही हल हो जाएंगे, और लोगों को एक यकीन होगा कि लोगों को कि यार चले यार अब हमारी मुंतखब करदा हुकूमत आई है और हमारे मसले हल करने का इख्तियार भी इसी हुकूमत के पास है, तो हम इससे बैठ के बात कर सकते हैं। तो जितने लोग आपसे नाराज़ हैं वो बिल्कुल आप पर ट्रस्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन मसला ये है कि आप बलूचिस्तान में सिर्फ मेगा प्रोजेक्ट्स देते हैं, और वो मेगा प्रोजेक्ट्स भी जिसके समरात आम लोगों तक या आम बलूचिस्तान तक नहीं पहुंचते, उसके समरात भी कुछ लोगों तक, आपके जो टाउट्स होते हैं, जो आप ही के पैदा करदा सो कॉल्ड जो सरदार होते हैं, उनको आप नवाजते हैं। जेन्युइन लोग जो वहाँ के वाकई हकीकी बाशिंदे, वहाँ के जो आम लोग हैं, उन तक उनके समरात नहीं पहुँच पाते। तो आप ये ना करें। अगर आप मसला हल करना चाहते हैं तो ये ओवरनाइट अब आप देखें कि इस 26 अगस्त के वाक़े के बाद एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई। इसमें जो सरदार अख्तर मेंगल ने उन्होंने माजरत की, जी सॉरी मैं नहीं बैठ सकता। मतलब जेन्युइन नुमाइंदे अगर आपके साथ ना बैठे, उनको पता है कि ये सिर्फ एक दिखावे की बैठक है, इसमें होना कुछ भी नहीं है, तो मैं क्यों खुद जाके खुद को गंदा करूँ। उन्होंने कह दिया कि जी मेरे पास तो सिर्फ एक ही सीट है, मैं तो कोई इतना बड़ा स्टेक होल्डर हूँ नहीं। जिनके पास ज़्यादा सीटें, जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ के आप मसला हल करें। उनको भी पता है कि जी मसला हल नहीं होना और ये संजीदा भी नहीं है। इनको तो जस्टिफाई करना है जो इन्हें करना है, जो काम इन्हें करना है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये थोड़े बहुत कुछ ड्रामेबाजियाँ करते हैं, लेकिन उसके बाद प्रैक्टिकली कुछ भी करने के मतलब वहाँ पोजीशन के में नहीं। लोगों के जो नाराज़गी हैं उसको दूर किया जाए, मादनियात है जो ज़खायर हैं, वही साहिल वसाइल के जो उनके मुतालबात हैं वो जायज़ मुतालबात हैं, वो कोई गलत नहीं है। ठीक है, मुलाजमतें उन्हें दी जाएँ, ठीक है, उन्हें सियासी आज़ादी दी जाए। वो कोई खुदा न ख्वास्ता आपसे आज़ाद होना नहीं चाहते, वो लड़ने नहीं चाहते, वो चाहते हैं उन्हें सियासी आज़ादी मिले, उनकी मुंतखब करदा पार्टियाँ हुकूमतें बनें, और उनके मसाइल के हल के हवाले से इख्तियारात जो है उनकी हुकूमतों के पास हो, ना कि वो सही। इस्लामाबाद जाके देखें। सही। बस इतनी सी बात है। कोई ये रॉकेट साइंस है नहीं मेरे ख़्याल में। बस आप में विल होनी चाहिए, संजीदगी का मुज़ाहरा आप करें कि अगर करना चाहें तो। वरना मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के मसले मसाइल इतने कुछ पेचीदा है नहीं जिस तरह बयान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे शफ़ी बलोच साहब, और उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं वो अगर चाहे हमारे हुक्मरान चाहें तो वो 2 दिन के अंदर हल कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको उनके हकूक़ फ़राहम किए जाएँ, उनको मुलाज़मतें दी जाएँ, और उनके साथ साथ ये जो मामलात हैं ये दहशतगर्दी के, ये ऑटोमेटिकली ख़ुद ख़त्म हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।